आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं गुनाहों का देवता कहानी भाग 8 लेकर आई हूँ। इससे पहले के आप 7 भाग सुन चुके हैं। सुधा की शादी हो चुकी है। चंदर को यूनिवर्सिटी में जगह मिल चुका है। डॉक्टर साहब सुधा को ससुराल से लिवाने शाहजहांपुर गए हैं और चंदर उदास है क्योंकि सुधा का खत नहीं आया है 15 दिनों से। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पोर्टिको में अपने जूतों में लगी कीचड़ झाड़ी, पैर पटके और किरमिच के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपककर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा था बुआ का बिनती के नाम, दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा डॉक्टर साहब के नाम और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा। यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूम लिया जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो वही आदत, चंदर ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया। उसने झल्लाकर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है। वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिनती ने बता दिया होगा, फिर भी वही लापरवाही मारे गुस्से के। थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहाँ से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बर्टी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बर्टी अब बहुत स्वस्थ है। चंदर चाहे जो जाकर बर्टी से मिल ले। सुधा के खत न आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि ये लोग हैं कहाँ। बर्टी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बर्टी से ही मिल जाएंगे। अब देखें कैसे है वह। तीसरे या चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद था तो वह कार लेकर बर्टी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद का सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निखर जाता है। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जम जाती है। बंगले की उजाड़ चहार दीवारियाँ तक हरी भरी हो जाती हैं। लंबे और घने पेड़ और झाड़ियाँ निखर कर धुल कर हरे मखमली रंग की हो जाती हैं और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहरा उठती है जिसमें पेड़ों की हरी छाएं बीत जाती हैं। बंगले में पली हुई बत्तखों के दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेते हैं और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती हैं। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बर्टी के यहाँ चल दिया। वह बहुत दिन बाद बर्टी को देखने जा रहा है। जिन व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बर्टी शायद उन सभी से निराला था, अद्भुत था, लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमज़ोर था बर्टी। और वही क्या कमज़ोर था, यह सारी दुनिया कितनी कमज़ोर है। बर्टी का बंगला आ गया था। वह उतरकर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था जिसमें एक बहुत छोटा तोते का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई और लड़की भी बर्टी के साथ आई थी, बर्टी की भाभी पत्नी। चंदर ने आवाज़ दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज़ दी। बर्टी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था। जवानी लौट आई थी। पीलेपन की बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था। सीना उभर आया था। बर्टी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा खाकी हैट, खाकी ब्रीचेज, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर, एक हाथ से बंदूक पकड़कर और एक आंखों के आगे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह कोई शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। कहाँ बेकार फंसा आकर। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, यह मैं हूँ मिस्टर बर्टी, चंदर कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बर्टी तहनकर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं। मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर के कंधे पकड़ के इतना जोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियाँ चरमरा उठी। आओ। उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ही कोच पर बिठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला,
मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जेनी है और एक मित्र दोनों बातें कर रहे हैं। आज जेनी की सालगिरह है। तुम जेनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती थी, मुझे मिल गई। बहुत खराब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ ना, बहुत। मुझे ताज्जुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया 3 महीने तक। नफ़रत मिस्टर कपूर, औरतों से नफ़रत। उससे ज़्यादा अच्छा टॉपिक हिंदुस्तानी के लिए कोई और नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहाँ से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहाँ से 2 चीज़ लाया हूँ। एक तो यह तोते का बच्चा और एक जेनी, वही लड़की। तोते को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। यह बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। और लड़की, इसे मैं बहुत नफरत करता हूँ, इसे शादी कर लूँगा। क्यों, है ना ठीक? इसको शिकार का चाव कहते हैं, और अब मैं शिकारी हूँ ना। चंदर हाँ कहे या ना कहे, अभी बर्टी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। वह क्या बात करे, अंत में बोला, यह बंदूक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ और क्या, शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहाँ कभी बिना बंदूक के नहीं जाना चाहिए। और बहुत धीमे से चंदर के कान में बर्टी बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है। मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। कोई चीखा और लगा जैसे कोई चीज़ पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर कुछ झगड़ों की आवाज़ आई। चंदर चौंक उठा। क्या बात है बर्टी, देखो तो। बर्टी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र और जेनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन यह आवाज़ें कैसी हैं? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बर्टी बोला और निश्चिंतता से बैठ गया। और क्षण भर बाद उसने अजब सा दृश्य देखा। एक बर्टी का ही हमरूम आदमी हाथ से माथे का खून पोंछता हुआ आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियां देता हुआ चला जा रहा था। वह गिरता पड़ता आया और उसने बर्टी को देखते ही घूंसा ताना, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे 50 रुपये उपहार ले लिया। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था, क्या करे क्या ना करे। इतने में अंदर से जेनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी से नीचे कीचड़ में ढकेल दिया और सैकड़ों गाली देते हुए बोली, जा सीधे, वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ। वह फिर उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटती हुई दरवाजे के बाहर ढकेल आई। बट्टी सांसें रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बट्टी का कॉलर पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जेनी ने चंदर की ओर देखा। यह भी तुम्हारा दोस्त है? अभी बताती हूँ। और जो वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर मन ही मन पम्मी का स्मरण किया। कहाँ फंसाया उस कमबख्त खत ने लिखकर। ज्यों ही जेनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा कि बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, उसे छोड़ दो, वह मेरा मित्र नहीं, पम्मी का मित्र है। जेनी रुक गई। तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आए तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगी, समझे कि नहीं बर्टी? बर्टी ने सिर हिलाया। हाँ समझ गए। जेनी अंदर चल दी, फिर सहसा बाहर आई और बर्टी को पकड़ कर घसीटती हुई बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी बढ़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना। चलो पहनो, मरने की ठानी है। मैं साफ बता देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बिना शादी के मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरे की तरह बट्टी के कान पकड़कर अंदर घसीट ले गई। चंदर ने मन में कहा, यह कुछ इस रहस्यमय बंगले का असर है कि हर एक का दिमाग खराब ही मालूम देता है। 2 मिनट बाद जब बर्टी लौटा तो उसके गले में गुलबंद ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे और हाँफता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि यह लड़की डाइन जेनी बहुत क्रूर है। मानता हूँ बर्टी, 16 आने मानता हूँ। चंदर ने मुस्कुराहट रोक कर कहा, लेकिन झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है? औरतों को समझाना बहुत मुश्किल है। इस औरत के फंदे में कैसे फंसे तुम? चंदर ने पूछा। शी होंठ पर हाथ रखकर धीरे बोलने का इशारा करते हुए बर्टी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि मैं जब तराई में शिकार खेलने गया तो एक बार अकेले छूट गया। यह एक पेंशनर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी, शिकार में बहुत होशियार। मैं भटकते हुए पहुंचा तो इसका बाप बीमार था, मैं रुक गया। तीसरे दिन वह मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था कि उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और पेट फूल गया था। रात को इसे बहुत डर लग रहा तो यह मेरे पास आकर लेट गई। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को इसने बीच में बंदूक हटा दी और अब कहती है कि मुझसे ब्याह करेगी और नहीं करूँगा तो मार डालेगी। पम्मी भी मुझसे बोली, तुम्हें अब ब्याह करना ही होगा, अब मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंदर चुप बैठा सोच रहा था, कैसी विचित्र जिंदगी है इस अभागे की। मानो प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत के लिए छोड़ रखे थे। फिर बोला, यह आज क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। यह बोली, मुझे कुछ उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोच रहा कि इसे क्या दूं।
कुछ समझ में ही नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद मैंने सोचा, मैं तो इसका पति होने जा रहा हूँ, इसे एक प्रेमी उपहार में दे दूँ। मैंने एक मित्र से कहा कि तुम मेरी भावी पत्नी की आज शाम को प्रेम कर सकते हो। वह राजी हो गया। मैं ले आया। चंदर जोर से हंस पड़ा। हंसो मत मिस्टर कपूर, बर्टी बहुत गंभीर बनकर बोला। इसका मतलब यह है कि तुम औरतों को समझते नहीं। देखो, एक औरत उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं होता। मसलन एक औरत है जिसका ब्याह हो गया, होने वाला है। यदि उसे एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने पति की बहुत कम परवाह करेगी अपने प्रेमी के सामने। और अगर कुंवारी लड़की है तो वह अपने प्रेमी की भावनाओं को पूरी तरह से हत्या कर सकती है यदि उसे एक पति मिल जाए तो। मैं समझता हूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि अच्छा उपहार दे सकता है तो वह है नया प्रेमी, और कोई भी प्रेमी अपनी रानी को अच्छा उपहार दे सकता है तो वह यह है कि उसे एक पति प्रदान कर दे। तुम्हारा अभी शादी तो नहीं हुआ? नहीं। तो तुम प्रेम तो जरूर करते होगे ना? सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करना। तुम मेरा किस्सा सुन चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो तो और चाहते हो कि वह लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे तो तुम उनसे शादी करा देना। यह लड़कियों के सेक्स जीवन का अंतिम सत्य है। हाँ हाँ, बर्टी हंस पड़ा। चंदर को लगा जैसे आग की लपट उसे तपा रही है। उसने भी तो यही किया है सुधा के साथ, जिसे बर्टी कितने पवित्र विचित्र स्वरों में कह रहा है। उसे लगा जैसे इस प्रेत लोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। वहाँ साधना की पवित्रता भी कीचड़ और पागलपन में उलझकर गंदी हो जाती है। छी, कहाँ बर्टी की बातें और कहाँ उसकी सुधा। वह उठ खड़ा हुआ, जल्दी से विदा मांगकर इस तरह भागा जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे छिपे हों। फिर उसे नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। रात को सोया तो बार बार चौंक सा उठा। उसने सपना देखा, एक बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा मुलायम कपूर की बड़ी बड़ी चट्टानें और इतनी पवित्र खुशबू की आदमी की आत्मा बेले का फूल बन जाए। वह और सुधा उन सौरभ की चट्टानों के बीच चढ़ रहे हैं। केवल वह है और सुधा। सुधा के सफ़ेद बादलों की साड़ी पहने हैं और चंद्र किरणों की चादर लपेटे हैं। जहाँ जहाँ चंद्र जाता है कपूर की चट्टानों पर इंद्रधनुष खिल जाते हैं और सुधा अपने बादलों के आंचल में इंद्रधनुष के फूल बटोरती चलती है। सहसा एक चट्टान हिली और उसमें से एक भयंकर प्रेत निकला, एक सफ़ेद कंकाल जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलती मशाल। और उस मुंडहीन कंकाल ने खोपड़ी हाथ में लेकर चंद्र को दिखाई। खोपड़ी हंसी और बोली, देखो जिंदगी का अंतिम सत्य यह है, यह। और उसने अपने हाथ की मशाल ऊंची कर दी। यह कपूर का पहाड़, यह बादलों की साड़ी, यह किरणों का परिधान, यह इंद्रधनुष के फूल सब झूठे हैं और यह मशाल जो अपने एक स्पर्श में इन सबको पिघला देगी। और उसने अपनी मशाल एक ऊंचे शिखर से छुआ दी। वह शिखर धधक उठा। पिघलती हुई आग की एक धार बरसाती नदी की तरह उमड़ उमड़ कर बहने लगी। भागो सुधा, चंद्र ने चीख कर कहा। भागो। सुधा भागी, चंद्र भागा और वह पिघली हुई आग की महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी गुंजलिका में लपेटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस पड़ा। हा हा हा। चंदर ने देखा सुधा शैतान की गोद में थी। चंदर चौंक कर जाग गया। पानी बंद था लेकिन घनघोर अंधेरा था और पिशाचनी की तरह पागल हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे युग के जमे हुए विश्वासों को उखाड़ फेंकना चाहती हो। चंदर कांप रहा था, उसका माथा पसीने से तर था। वह नीचे उठकर आया। उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। बरामदे की बत्ती जलाई। महाराजन उठी। का है भैया? उसने पूछा। कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंदर ने कहा और सुधा के कमरे में जाकर बत्ती जलाई। सुधा की चारपाई पर लेट गया, फिर उठा। चारों ओर के दरवाजे बंद कर दिए कि कहीं कोई ऐसा सपना बाहर के भयंकर अंधेरे में से न चला आए। लेकिन बट्टी की बातों से अंदर ही अंदर उसके मन में जाने कहाँ क्या टूट गया था जो फिर बन नहीं पाया। अभी तक उसे अपने पर गर्व था, विश्वास था। अब कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा था। अब वह कभी कभी अपने विश्वासों पर सिर ऊंचा करके बजाय उसे सामने फेंक देता और एक निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उनकी चीर-फाड़ करता, उनकी सौ परीक्षा किया करता। अभी तक उसके विश्वास का संबल था, अब तक किसी ने उसे तर्क का शस्त्र दे दिया था। जाने किस राक्षसी प्रेरणा से उसने अपनी आत्मा को चीरना शुरू कर दिया और इस तर्क वितर्क और अविश्वास के भयंकर जल प्रलय की एक लहर ने उसे एक दिन नरक के किनारे ले जा पटका।
सुधा का खत आया था। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम से रुके थे और सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 रोज में आ जाएगी। लेकिन चंदर के मन में एक अजब सा असर हुआ था इस खत का। सुधा का पत्र नहीं आया था। सुधा दूर थी तब वह खुश था, वह उल्लसित था। सुधा का पत्र आते ही वह सहसा उदास हो गया। उदास तो क्या, उससे उबकाई सी आने लगी। उससे अब यह सहसा पता नहीं एक नाटक सा लगने लगा था, एक बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक। उसे लगता था ये सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य, यह सब झूठ है। सुधा भी अनंतोगत्वा वही साधारण लड़की है जो कुंवारे जीवन में पति और विवाहित जीवन प्रेमी की भूखी होती है। वह भी शैतान से पूर्णतया हारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश करता था लेकिन वह हार रहा था, यह भी उसे मालूम था। और चंदर के जिस गर्व ने उसकी जीत में उसका साथ दिया था, वही गर्व उसकी हार में उसका साथ दे रहा था। उसने मन में सोच लिया कि वह सुधा से, सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा का विवाह होना ही था, सुधा को विवाह करना था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंदर सुधा को न समझाता तो घूम फिर सुधा विवाह करती ही। तब फिर विश्वास काहे का, त्याग काहे का। विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया और घमंड नफरत में, और नफरत नसों नसों को चूर चूर कर देने वाली उदासी में। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। यह लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए, जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिनती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की सारी किताबें उझाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेजें साफ की और उसके बाद कमरा धोने में लग गई। बिनती बाल्टी में पानी भर भर लाने लगी और सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछिया और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था सुधा का। चेहरे की हड्डियां निकल आई थी और आंखों में रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमजोर भी हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा बिनती से बोली, आज मालूम पड़ता है मैं आदमी हूँ। कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा कि इन्हें साथ दिल्ली ले गई। मैं तो शर्म से मरे जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया था कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह उल्टे लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो उससे क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा और अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम में चला। सुधा ने ज्यों ही आहट पाई, वह फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में धंसी हुई, गंदे हाथ, बाल बिखरे और बेतहासा दौड़कर चंदर से लिपट गई और बच्चों की भोली हंसी हंसकर बोली, चंदर चंदर हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि वह कभी छोड़ेगी नहीं। छी, दूर हटो सुधा, यह क्या नाटक करती हो। आज तुम बच्ची नहीं हो। और सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटाकर अपने कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वह पत्थर की तरह खड़ी रही, फिर जैसे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं बोला। डॉक्टर साहब के जगते ही उनसे बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौटकर ऊपर छत पर गया और बिनती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ न हो तो जरा ऊपर खाना दे आओ। बिनती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, अब मैं कौन रह गई उनकी। बिनती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना ले गई। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक और बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, मैं खा लूँगा। सुधा ने कौर थाली में रख दिया और चंदर के पायताने बैठकर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो, बताओ हमसे क्या पाप हो गया है। पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिन गिन कर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आ जाएं। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो। मुझे जो चाहे सजा दो, लेकिन ऐसा ना करो। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करना अच्छा लगता था, अब तो किसी सुहागिन के मुंह से शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो यह बात है तुम्हारे मन में?
मैं पहले से ही समझती थी, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था चंदर, अब तुम ही ऐसे कह रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुधा ने अपने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतारकर छत पर फेंक दिए। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वह करूंगी, यही चाहते हो ना? और अंत में उसने अपनी बिछिया उतारकर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिनती बिनती उसने घबराकर पुकारा और सुधा से बोला, अरे यह क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जल्दी पहनो। मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा। उसने जबरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो इन्हें चूड़े तो पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए खाना खा लीजिए, बिनती बोली। मैं नहीं खाऊंगा, चंदर ने रूंधे गले से कहा। खाइए वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा खत्म हो जाए। ना आप सीधे मुँहे बोलते हैं ना दीदी, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी खाना नहीं खाएंगे। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत ख़राब है, उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल है? आप समझते होंगे यह बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम, पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे, अब आपको क्या हो गया है। चंदर ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिनती। मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं सुधा को इतना दुख दे सकूंगा। इतना अभागा हूँ कि मैं खुद भी इधर घुलता रहा और सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। बिनती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती में लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी भी रोएंगी। लीजिए खाइए। जाओ दीदी को बुला लो, उन्हें भी खाना खिला दो, चंदर ने कहा। बिनती गई, फिर लौट कर बोली, बहुत रो रही हैं, अब उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने ना खाया तो? नहीं, आप खा लीजिए। तो वे खा लेंगी, उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी, बिनती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे से गहरी सांस लेकर बोला, बिनती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह के वक्त चंदर जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई और प्याला रखकर चली गई। बहुत उदास थी वह। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दी, लाइब्रेरी में जाकर किताबें उलट पलट कर चला आया। प्रेस चला गया जहाँ उसने अपनी थीसिस छपने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू सुखा न दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। बिनती से उसने पूछा, कहाँ है सुधा? अपनी छत पर है, बिनती ने कहा। चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी। तीज का चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों में मुंह छुपा रहा था। हवा के तेज झकोरों पर बादलें उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आंख में चौली खेल रहा था। सुधा अपनी खाट पर बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला धुंधला अंधेरा था और रह रहकर सुधा पर चांदनी के फूल बरस जाते थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया। वह कुछ भी नहीं बोली। बगल में बिछी हुई बिनती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज हो गई? मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ़ नहीं करोगी? चंदर ने बहुत कांपती हुई आवाज़ में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा। चंदर ने सुधा के दो कबूतरों जैसे उजली मासूम पैरों को अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है कभी कभी। लगता है वह पहले वाली ताकत टूट गई। मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने मन जाने कैसा कौन सा तूफान फूट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे फिर संभालने वाला कौन है सुधा? और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पांव पर चुपड़ा। सुधा ने चौंक कर अपने पांव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर,
तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधीन हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी चौपट कर दी है, लेकिन मैं क्या करूँ? किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया था। अब हो ही क्या सकता है चंदर, तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंदर नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने होठों से लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे और तुम्हारी ही बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे। और तुम इस तरह करोगे तो नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। हाँ समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं, तुम हमको समझ नहीं सकते। एक तुम ही को देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं, सो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और वह फिर चुपचाप लेटकर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंदन ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए सोन जूही के फूल जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा के नरम गुलाबी होठों पर गुलाबियां उंगलियां रख दी। थोड़ी देर वह आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुख भरी पंखुड़ियों से उंगलियां उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंदन ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेर कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटे हुए बादलों को देख रही हूँ और पास तुम बैठे, उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गेसु लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, कैफ बरदोस बादलों को न देख, बेखबर तू कुचल न जाए कहीं। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहाँ ले जा पटका मुझे। क्यों, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? चंदन ने पूछा। हाँ, समझते तो सब यही हैं, लेकिन जो तकलीफ है वह मैं जानती हूँ या बिनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं? क्यों? क्या बताएं तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं। ऐसा भी जीवन होगा, यह कभी मैं नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। बात क्या है, बताओ न? चंदन ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छिपाऊंगी, लेकिन आज नहीं फिर कभी। सुधा ने कहा। तुम परेशान मत हो। कहाँ तुम कहाँ दुनिया, काश कि कभी तुम्हारी गोद से अलग न होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चांदनी की पंखुड़ियां बरस रही थी, उल्लास की रोशनी और मलय पवन फिर लौट आया था। फिर एक बार चंदर और सुधा बिनती के प्राणों को विभोर कर गया था कि सुधा को महीने भर बाद ही जाना है। और सुधा भूल गई थी कि शाहजहांपुर से भी उसका कोई नाता है। बिनती का इम्तहान हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा बिनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलोरों पर झूलने लगी थी। बिनती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2-2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिनती को जबरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसाते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिनती के लिए। सुधा बिनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिनती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंदर बिनती को बहुत स्नेह करने लगा था। वह बिनती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, कान्य कुब्जों की बारात, शहर में सुधा बिनती और चंदर को जितनी आज़ादी थी उतनी वहाँ भला क्यों हो सकती है। फिर कहने वालों की जबान कोई क्या कह बैठे, यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया था। इसलिए चंदर यहीं बिनती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया था और दिन भर उसकी शरारतों और किलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण वह चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती थी। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार से अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर क्षण वह जाने कितनी स्नेह बिखेरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा बिनती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई बहू से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा की आंखों में आंसू भरे बैठी है। क्या बात है सुधा, रुखसती का चिट्ठी आ गया है। चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वह चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर, सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला, वहीं लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो। आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, दुख किस बात का। रहा मैं तो अब सशक्त रहूंगा, तुम मेरे लिए मत घबरा। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते। तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर मेरे। तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूँ। तुम उसे नरक क्यों कहती हो, मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन
सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर सब खत एक और खिसका दिए और बोली, चंदर, उनमें सब कुछ है, वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं, लेकिन इस स्वर्ग का मोल देखकर जो चुकाना पड़ता है उससे मेरी आत्मा का कड़ कड़ विद्रोह कर उठता है। और सहसा घुटनों में मुंह छिपाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छी, रो मत सुधा, अब तो जैसा है जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंदर, वही इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूं, कैसे कहूं। सुधा बोली, जाने दो सुधी, जिंदगी जैसी हो निवाह करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही यह नशा रहता है, फिर किसको यह सूझता है। आओ चलो चाय पिए, उठो, पागलपन नहीं करते, परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना होता, उठो। चंदर ने अपने मन की जुजुसा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर, तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था। चल स्वार्थी कहीं कि क्यों न करूं, ब्याह जरूर करूंगा और जनाब दो करूंगा। आपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसते रहना हमेशा, हमेरी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के ओंठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि तुम, क्या करोगी? कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा? क्या होगा? मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को? लेकिन चंदर, तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है, तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा, नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुदी हुई हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी, जैसे वध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झील में बादलों की छां रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी उसकी झील की छां को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी चंदर की जिंदगी फिर एक बार उल्लास और ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वह सब कुछ खो बैठा, उसके मन में कोई स्थायित्व नहीं रहा। लगता है जैसे वह जलागार है जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे और बादल की छां पड़ती है और उसके चले जाने के बाद फिर वह उसका प्रतिबिंब धो डालता है और वह बदल कर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज़ पानी की रंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उनकी छाया का विकृत रूप हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सार तमाशा सी लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री बट्टी का पागलपन और पम्मी के खत, ये सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज़ उसके हृदय को छू न पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है, कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं, और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था। एक जलहीन हल्के बादल की तरह हवा के झोंकों पर तैर रहा था, लेकिन टिकता भी कभी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, सब कुछ सो सा गया था, जैसे वह नींद में चल रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने के 8-9 रोज बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूँ उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में बेच चुकी। तुम्हारी रोशनी ही देखकर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत, तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। मेरी जिंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में भिदना शुरू हो गया। तुम कहते थे कि जैसे हो निबाह करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उनसे निबाह नहीं किया तो यह तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निबाह करूंगी, लेकिन मैं कैसे संभालूं अपने दिल को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे। नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है। लगता है तुम्हें भी मुझसे खींच कर अलग कर देगा, लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के सहारे मैं यह नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूं? मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा है। आंखों की नींद खत्म है, पाँव में इतना तीखा दर्द है कि कुछ नहीं कह सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगता है, कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वह बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूँ। तभी तुम्हें लिख भी रही हूँ, तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें न लिखूँ, लेकिन बिना लिखे मन नहीं लगता। मेरे अपने
तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में भी कीड़े होंगे। अच्छा, अब मांझी नीचे बुला रही, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंदर का खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिंती को बुलाया। बिंती हाथ में साग और डलिया लिए आई और पास बैठ गई। चंदर ने वह खत बिंती को दे दिया। बिंती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिंती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं? नहीं लिखूंगा, चंदर बोला। क्यों? क्या लिखूं बिंती, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ झल्लाकर चंदर ने कहा। बिंती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर ने बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिंती, एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं देवता हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है? पहले से ज़्यादा, बिंती बोली। अच्छा, ताज्जुब है, चंदर बोला। अगर तुम जानती कि आजकल मैं कभी कभी क्या सोचता हूँ तो तुम्हें ताज्जुब होता। तुम जानती हो, सुधा के इस खत में मुझे जरा सा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झल्लाहट ही हुई। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है दुख और अंतर्द्वंद का। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशाली लड़कियां हों, लेकिन अगर वे किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी। और यदि वह अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है, बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण है। जाने क्यों मुझे इस सबसे बहुत नफरत होती जाती है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीज़ें समझता था, प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों ही एक चीज़ें लगती हैं और जाने कैसे अरुचि सी हो गई है ज़िंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिंती? मेरी? अरे हम बेपढ़े लिखे आदमी, हम क्या आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बात है, ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदर ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहाँ लड़कियाँ समझती कि उन्हें क्या करना है, इसलिए कभी इन बातों पर अपना मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है सभी शादी के बाद ही मोटी होकर आती हैं। और दीदी अब छोटी सी नहीं, उनकी ऐसी तबीयत खराब हो जाए, यह सब मन में घुटने का नतीजा है। जब यह होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती हैं? उन्हें तो और मोटी होनी चाहिए, बिंती बोली। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो, मोटी होकर आना। धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिंती, तुम इन मामले में बड़ी विद्वान मालूम देती हो। अभी तक यह विद्वता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक न बनाइए। मैं तो सच बताऊं कि इस देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज़्यादा होशियार होती हैं सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। वहाँ गाँव की जिंदगी बेहद निरीह समझता था। हाँ और क्या, वहाँ इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ अपने उनके जीवन का उन्मुक्त है और ब्याह के पहले ही वहाँ लड़कियाँ सब कुछ। अरे नहीं, चंदन ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहाँ तो सब लोग इतने स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियाँ इस बात में सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में न फंसे। चंदर चुपचाप बैठ चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को कितना पवित्र मान रहा था, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वह है जो सृष्टि के आरंभ में थी। और दुनिया कितनी चालाक है, कितनी भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसी अमृतमयी मुस्कान झलकती रहती है। यह बिंती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, इसमें भी वो सभी गुण भरे हैं इस दुनिया में। चंदर जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी यह है मासूमियत और प्यास, और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिंती, तुम भी देहात में रही और सुधा भी, तुम लोगों की जिंदगी में भी वह सब कभी आया? बिंती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिंती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गया है उससे ज़्यादा आ सकती है। भला बताना चाहो तो बता दो। अब मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ वास्तविकता के स्तर पर। चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, न अब छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज़्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की ज़िंदगी में तो यह सब नहीं आ पाया। वे बड़ी विचित्र सी थी, सबसे अलग रहती थी और पढ़ती थी और कमल के पोखरे से मैं फूल तोड़ती थी। बस मेरी ज़िंदगी में। चंदन ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिंती के चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंदर चुप था। बिंती ने अपने पाँव से चंदर के पाँव की उंगलियां दबाते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप?
जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदन ने पूछा। कहानी गुनाहों का देवता भाग 8 यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में मिलेगी। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले भाग को लेकर। तब